हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं बलबन। तो चलिए जानते हैं बलबन के बारे में डिटेल्स में। यहाँ पे मैंने आपको रजिया सुल्तान पढ़ाया है। रजिया सुल्तान के साथ मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि बलबन का शासन कब स्टार्ट हुआ, उसने कौन कौन सी नीति स्टार्ट की, पॉलिसी लगाई, सजदा पैबोस क्या था। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैं पूरी की पूरी सीरीज चला रही हूँ दिल्ली सल्तनत की। तो जो भी 5 सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, सैयद डायनेस्टी, सॉरी मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो इन सारी डायनेस्टीज के जो भी महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में मैं ये लेक्चर आपको दे रही हूँ। तो आज मैं आपको गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको इल्तुतमिश पढ़ा चुकी हूँ, रजिया सुल्तान पढ़ा चुकी हूँ और मैं बलबन पढ़ा रही हूँ। बलबन के बाद में खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करूंगी और खिलजी में मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगी। यहाँ पे बात करते हैं बलबन के बारे में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बलबन के लिए कहा जाता है गुलाम जो बन गया बादशाह। बलबन भी इसी ऐसा ही शासक था जिसने अपना जीवन एक गुलाम हैसियत से प्रारंभ किया, लेकिन वह शासन के सर्वोच्च पद तक बादशाह में पहुंच गया, नहीं सर्वोच्च पद पर पहुंच गया। देखिए अगर मैं बात करूं, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठती है रजिया। रुकुद्दीन कुछ समय के लिए बैठता है, लेकिन गद्दी पर रजिया बैठती है 1236 में। 1236 से 40 तक रजिया राज करती है। 40 में उसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर बैठता है बहराम शाह 40 में ही। 40 से 42 तक, 1240 से 42 तक गद्दी पर राज करता है बहराम शाह, सिर्फ 2 साल। 1242 में ही गद्दी पर बैठता है मसूद शाह। भाई मसूद शाह कौन है? तो मसूद शाह रुकुद्दीन का बेटा रहता है। रुकुद्दीन वो रहता है जो रजिया से पहले गद्दी पर बैठता है। तो मसूद शाह गद्दी पर बैठता है। ये भी बहुत ज्यादा राज नहीं करता, बल्कि 1242 से लेकर 1246 तक राज करता है। और 1246 में गद्दी पर बैठता है नसीरुद्दीन महमूद, और 1246 से 1266 तक वो राज करता है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करवा देता है, और वो इनडायरेक्ट वे में राज पहले से ही कर रहा होता है। बलबन नसीरुद्दीन महमूद के बहुत से डिसीजन वो खुद लेता है, और 1266 में गद्दी पर बैठ जाता है बलबन। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बलबन के बारे में। उसने कौन कौन सी नीति लगाई थी, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे की हैं, तो चलिए जानते हैं। सुल्तान बलबन, जिसे उलूग खां के नाम से जाना जाता है। भाई उलूग खां ये उपाधि किसने दी बलबन को? तो उलूग खां की उपाधि दी थी नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को। मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझाती चल रही हूँ, तो आप अपने हाथ में एक नोट और एक कॉपी, एक नोटबुक और एक पेन भी रखिए, ताकि आप याद उसको लिखते चलिए। भारत में दिल्ली सल्तनत का मध्यकालीन शासक था। उनका जन्म 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्किस्तान के क्षेत्र में हुआ था, जो अब आधुनिक उज्बेकिस्तान है। उसके प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय के ऐतिहासिक साक्ष्य दुर्लभ और अक्सर विरोधाभासी होते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार बलबन तुर्की वंश का था और एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। वह एक शक्तिशाली मध्य एशियाई शासक ख्वारिज़्म शाह के दरबार में बड़ा हुआ। उसने साहित्य, धर्मशास्त्र और सैन्य रणनीति में शिक्षा प्राप्त की। बलबन को छोटी उम्र से ही एक कुशल योद्धा और एक प्रतिभाशाली राजनयिक के रूप में जाना जाता था, और वह ख्वारिज़्म शाह के प्रशासन के रैंकों में माध्यम से तेजी से बढ़ा, मतलब ऊंचाई की तरफ चला गया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ख्वारिज़्म शाह के दायरे सहित कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए मध्य एशिया में प्रवेश किया। बलबन ख्वारिज़्म शाह के दरबार के अन्य सदस्यों के साथ शरण लेने के लिए भारत भाग आया। भारत में बलबन ने दिल्ली सल्तनत की सेवा में प्रवेश किया, जो एक शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य था, जिसने उस समय उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। बलबन के कौशल और क्षमताओं ने दिल्ली सल्तनत के तत्कालीन शासक इल्तुतमिश का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उसे अपना प्रधानमंत्री, कमांडर इन चीफ नियुक्त। देखिए यहीं से बलबन की जो ख्याति है, बलबन के बारे में जो चीजें हैं वो बढ़ती चली जाती है, उसके जो गुण हैं वो सामने आने लगते हैं। बलबन ने इल्तुतमिश की वफादारी से सेवा की और एक राजनीतिक स्थिरता की अवधि के दौरान दिल्ली सल्तनत की शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बलबन ने अपने लिए सिंहासन हथिया लिया और 1266 में दिल्ली का सुल्तान बन गया। सुल्तान के रूप में बलबन ने एक सख्त और निरंकुश शासन लागू किया। अक्सर अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए कठोर उपायों का सहारा लिया।
उसने विद्रोहों को दबा दिया, प्रशासन को समेकित किया और सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया। बलबन ने सख्ती से शासन किया और एक निर्दयी और निरंकुश नेता होने की प्रतिष्ठा स्थापित की। बलबन के प्रारंभिक जीवन के बारे में विवरण दुर्लभ है और इसके बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वह उसके शासनकाल के दौरान या उसकी मृत्यु के बाद लिखे गए ऐतिहासिक खातों से आता है। जैसे अनेक प्रारंभिक जीवन के कई पहलू रहस्य में डूबे हुए और अटकलों के अधीन है। देखिए यहाँ पे बलबन जो है वो किसी बड़े राजा का पुत्र तो नहीं था कि उसके बारे में पूरा विवरण मिले। वो खुद एक कुलीन परिवार से था, तो इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती, लेकिन बाद की स्थिति उसकी काफी मजबूत देखी जाती है। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था, तो यहाँ बात करते हैं। बलबन जिस इतिहास में गयासुद्दीन बलबन, देखिए इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है, एलबरी तुर्क परिवार में हुआ था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन को उसके बचपन में ही मंगोलों ने पकड़ लिया और ख्वाजा जमालुद्दीन बसरा का रहने वाला था, जो स्वभाव से धार्मिक व विद्वान था, उनको बेच दिया। बलबन भारत कैसे आया, इस पे बात करते हैं। तो ख्वाजा जमालुद्दीन जिसने बलबन को मंगोलों से खरीदा था, 1232 ईस्वी में अन्य दासों के साथ बलबन को दिल्ली लाया और इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। बलबन इल्तुतमिश के तुर्क चहलगानी 40 तुर्कों का दल का प्रमुख सदस्य बन गया। रजिया सुल्तान के समय वह अमीर शिकार था के पद पर पहुंच गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब रजिया राज कर रही थी तो बलबन किस पद पर था, तो बलबन था अमीर शिकार। ठीक है, बलबन ने रजिया के विरुद्ध तुर्की सरदारों के षड्यंत्र में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये जो तुर्कान चहलगानी है, इसका अंत भी बलबन ने ही किया था और इसे स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। बलबन का उत्कृष्ट, बहराम शाह के समय में बलबन ने काफी तरक्की की। बहराम शाह ने उसे रेवाड़ी की जागीर प्रदान की, साथ ही हांसी जिला भी दिया। नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाने में बलबन का प्रमुख योगदान था। बलबन की पुत्री के साथ विवाह, जो मैंने पहले भी आपको बताया। नसीरुद्दीन ने सुल्तान बनने के पश्चात बलबन को नाइबे ममलिकत नियुक्त कर दिया। उसी वर्ष बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन के साथ कर दिया। इस प्रकार शासन की समस्त शक्ति बलबन के हाथों में आ गई। बलबन की शक्ति का हाथ क्या देखते हैं यहाँ पे भाई, उसकी शक्तियां कैसे। बलबन की बढ़ती शक्ति से बहुत से तुर्क अमीर उससे ईर्ष्या करने लगे। बलबन के इन प्रमुख विरोधियों में इमामुद्दीन रेहान प्रमुख था। सुल्तान नसीरुद्दीन भी तुर्क सरदारों के कहने में आ गया और बलबन व उसके भाई का निष्कासन कर दिया। बाद में बलबन नसीरुद्दीन की हत्या कर गद्दी पर बैठ जाता है। इमामुद्दीन रेहान प्रधानमंत्री बन गया, परंतु रेहान अधिक समय तक सत्ताधारी न रह पाया। तुर्की सरदार पुनः बलबन के पक्ष में आ गए। 1254 ईस्वी में रेहान का निष्कासन हो गया और बलबन पुनः नाइब के पद पर नियुक्त हुआ। बलबन शासक कैसे बना। सुल्तान नसीरुद्दीन जो उसका दामाद भी था, उसकी मृत्यु 1266 ईस्वी में हुई। बलबन ने उसकी मृत्यु उपरांत शासन पर कब्जा कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान का पद धारण करते समय बलबन की आयु 60 वर्ष की थी, काफी उम्र दराज व्यक्ति था। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में वो कौन सा शासक था जिसने बहुत ज्यादा उम्र में अपने आप को राजा के पद पर स्थापित किया था, तो वो था बलबन। अब आगे देखते हैं कि बलबन के बारे में, बलबन की शक्ति का ह्रास कैसे बना, ये तो हम पढ़ चुके। आगे देखते हैं बलबन की उपलब्धियां क्या है। तो तुर्कान चहलगानी का अंत किया भाई उसने। बलबन भली भांति जानता था कि 40 तुर्कों का दल कभी भी उसे शांति से शासन नहीं करने देगा, क्योंकि इल्तुतमिश से लेकर नसीरुद्दीन के शासनकाल तक उसने इन 40 अमीरों के शासन में दखल को देखा था। इसलिए सबसे पहले बलबन ने 40 तुर्कों के दल को नष्ट करने का प्रण किया। बलबन ने 40 के दल सदस्य मलिक बकबक, हैबत खां, अमीन खां आदि को कठोर दंड दिए, जिसके कारण अन्य सदस्य भी शांत हो गए। जासूस व्यवस्था का संगठन। बलबन ने शासन संचालन के लिए जासूस व्यवस्था के महत्व को समझा और एक कुशल व संगठित जासूस व्यवस्था की स्थापना की। जासूसों को अच्छा वेतन दिया। उन्होंने प्रांतों के अध्यक्षों के नियंत्रण से मुक्त रखा। भूमि अनुदान का अनुमोलन, तो यहाँ पे देखते हैं इल्तुतमिश के समय सैनिकों को उनकी सेवाओं के बदले दी गई भूमि को पुनः वितरण कर पुराने अनुदानों को रद्द कर दिया। बलबन ने इमादुल मुल्क को सेना का प्रबंधन नियुक्त किया। उसे सुरक्षा मंत्री या दीवान आरिस का पद दिया गया। उसने सेना को संगठित कर कुशल बना दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं बलबन के राजपद का सिद्धांत क्या है। तो बलबन दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था। उसने जिल्ले इलाह या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही कहा जाता था, यानी ईश्वर का प्रतिबिंब। ये सब वो ढकोसला इसलिए कर रहा था ताकि जो पहले एक अविश्वास था सारे सुल्तानों के प्रति जनता को,
तो यहाँ पे उसे एक मजबूत स्थिति मिली, लोग उससे डरे और ना सिर्फ डरे बल्कि ईश्वर का प्रतिबिंब प्रतिरूप माने ताकि लोग उसके खिलाफ ना हो। वह खलीफा के प्रति विशेष सम्मान रखता था। खलीफा की मृत्यु उपरांत भी सिक्कों पर उसका नाम खुदवाता था। बलबन एक निरंकुश शासक था, उसे दरबार में हंसना और संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। बलबन अपने वंश एवं प्राचीन तुर्की नायक चरण के अफरासियाब से संबंधित माना जाता था। बलबन के दरबार में भाई क्या दो चीजें स्टार्ट की गई, सिजदा लेटकर नमस्कार करना, किसको? राजा को। पायबोस यानी पांव का चुंबन लेना, पांव को चूमना, किसका? राजा का। बलबन की लौ रक्त नीति की बात करते हैं तो बलबन एक कठोर एवं निष्ठुर शासक था। उसने अपने विरोधियों का अंत करने के लिए लौ एवं रक्त नीति को अपनाया। इस नीति का अर्थ था कि उसने अपने विरोधियों को तलवार से कत्ल किया और उनका रक्त बहाया। बलबन ने चालीसियों का दमन इसी नीति से किया था, यानी उसने जान से मार दिया था। तुर्कान चहलगानी के में जिसने भी आवाज उठाई कि भाई हम नहीं चाहते बलबन से के अंडर में राज करना, तो उसने कहा भाई आप राज नहीं करना चाहते तो आपको जान देनी पड़ेगी अपनी। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बलबन का लेक्चर दिया और आपको मुझे उम्मीद है काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जलालुद्दीन खिलजी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन मैं डिटेल में बताऊंगी आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन ने बहुत कम समय तक शासन किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत लंबे टाइम तक शासन किया। खिलजी वंश में वही एक बहुत बड़ा शासक माना जाता है। तो चलिए कल हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।